जो संघर्षों में टिकते हैं एक दिन वही इतिहास लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लोकेश क्लासेस में। मैं आपको यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। मैंने चैनल पर 2019 और 2018 के वो 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो 30 क्वेश्चन जो 2017 में पूछे गए थे यूपी टेट के पेपर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको 28 तारीख को यूपी टेट का पेपर देना है। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। देखिए 91 2017 के वो 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैथ के। 91 क्वेश्चन पढ़िए। 91 कह रहा है किसी आयताकार चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। तो आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर 1। 91 का आ गया ऑप्शन नंबर 1। ये दर्शाती है उस वर्ग की बारंबारता। 92 है एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके 4 ऑप्शन है और इसमें ऑप्शन नंबर 2। 92 का 2 विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। 93 यहां से सॉल्व करेंगे हम 93 से। ये 2 थ्योरी के क्वेश्चन थे। 93 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए 2 कोटि पूरक कोण होते हैं जिनका योग होता है a + b 90। अगर यहां कोटि पूरक की जगह संपूरक होता, सप्लीमेंट्री होता, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर सप्लीमेंट्री होता तो a + b होता 180। ये कोटि पूरक, ये संपूरक। यहां a + b 90 और इनका अंतर दे रखा a - b 40। अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये दोनों जोड़ो 130 का आधा a आ गया 65। जब a 65 आ गया तो b आ गया 25। ये ऑप्शन से भी हो जाता डायरेक्ट। हाँ, दोनों कोण है तो ऑप्शन से हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से ऐसे हो जाता, ऑप्शन देख लेते जिन 2 कोणों का योग 90 अंश आता वो ऑप्शन आपके सही हो जाते। 94 क्या कह रहा है? 121/012 को 12 से भाग देने पर शेषफल 12 से भाग दे दो। 12 एकम 12 ना जाने की 0, 12 × 8 = 96, 5 52 52, 12 × 4 = 48, शेषफल बच गया 4। शेषफल 4, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ठीक। क्वेश्चन नंबर 95। अगर आपने 2019 और 2018 के जो 30 क्वेश्चन लगवाए वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर जाके देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर से आपको एक बहुत आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है। 95 है किसी विद्यार्थी में निम्नलिखित में से क्या आंकना चाहिए। तो 95 का आ जाएगा पहला मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। 95 का पहला मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। 96 अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। 96 का तीसरा अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर कहलाता है वो कहलाती है रेंज, परिसर। अभी एक ऐसा सवाल आएगा, ये सांख्यिकी का सवाल है, स्टैटिक्स का सवाल है। तो अभी ये स्टैटिक्स का आगे आएगा तो मैं सारी चीज बताऊंगा कि स्टैटिक्स में कि रेंज किसको कहते हैं, माध्य किसको कहते हैं, माध्य का कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 96 का तीसरा रेंज ठीक। अब 97 बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल आपसे बेसिक पूछेगा, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं पूछेगा। 97 सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ऑप्शन नंबर 1।
97 का 1, 98, 98 क्या कह रहा है? किसी संख्या के 3/4 का, वो संख्या मान ली x 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। 3 दूनी 6 चौक 24, 4 चौक 16 3 48, संख्या आ गई 48। और तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? 48 का 1/4 होगा 12। ऑप्शन नंबर 2। बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो मैं कि संख्या का इतना कितना होता है 3/4, या परसेंटेज में दे देगा तो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा? बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन नंबर 2 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99। देखो शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है इसको सॉल्व कराने में। मैं अकेला हूं, अकेले ही खुद को एडिटिंग करनी, अकेले वीडियो बनानी, अकेले अपलोड करनी, सब कुछ मैं ही करता हूं अपने चैनल पे। ठीक, 7 + 2√10 का वर्गमूल है। देखो ऐसा सवाल आ जाएगा 7 + 2√10। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक सी चीज है, a² + b² - 2। अब देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इससे कंपैरिजन करो। तो a² + b² की वैल्यू यहां दिख रही है तुम्हें 7, a² + b² की वैल्यू हो गई 7 और 2ab की वैल्यू दे रखी है 2√10। तो ab की वैल्यू आपको यहां से मिल गई a² + b² 10 और ab की वैल्यू आ गई √10। आपको ऐसा देखने दो संख्या जिनका गुणा करूं तो मैं आ जाए √10 और उनका स्क्वायर करूं दोनों का जोड़ दूं तो आ जाए 10, तो वो 7, सॉरी यहां 7, तो आ जाए 7। तो आप ऑप्शन की भी मदद ले सकते हो, नहीं तो ये ऐसी संख्या आ गई √5 और √2। 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर करूं 5, 2 का स्क्वायर करूं 2, 5 और 2 7 और इसका ये होल वर्ग √5 + √2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आगे पीछे लिख रखे हैं √2 + √5, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर 3 या आपके ऐसे बनाने को आ सकता है ना, a² + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 100 100 सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, ये था आर ए फिशर को। 100 का 1, 100 का थ्योरी का क्वेश्चन है, 100 का 1। ठीक है, 101 101 101 101 किसी संख्या का 60% प्रतिशत का सवाल। देखो मैं बोल रहा हूं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। नंबर सिस्टम में इकाई का अंक ज्ञात करना, रिमाइंडर थ्योरम करना और आपका एचसीएफ एलसीएम, 1-2 सरणीकरण में से 99% चांस है बोर्ड मास। मैं लिंक डाल दूंगा, आप मेरे चैनल की जो पहली वीडियो थी वो बोर्ड मास थी। और बस ये आपके आते हैं 2D और 3D, या तो आपको आयत का पूछ लेगा या समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या घन घनाभ। ठीक, इनके एक बार फॉर्मूले आपको एक बार देख लेना कि इनके फॉर्मूले होते क्या, क्षेत्रफल कितना होता है, आयतन कितना होता है। ठीक, अब परसेंटेज का 60% मानो वो संख्या मान लो x का 60%, 60/100 का 3/5। बेसिक सही कर रहा हूं मैं, वैसे 60% 3/5 ही हो गया। 60% की वैल्यू 3/5 में भाग 36 है, 36 है। वह संख्या क्या है, बस काटना है तुमको। देखो 6 से काटा 10 बार, 6 से काटा 6, देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 100 बचा। x बराबर 100। ऑप्शन नंबर 1, 101 का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। 102 पाई 1 है, पाई 1 है, परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या। 102 का पाई 1 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। 102 का 2। थ्योरी के ज्यादा सवाल आए इस बार 2017 में, नहीं तो मैंने 2018 और 19 कराए थे, इतने नहीं थे। 1-2 क्वेश्चन था, इसमें 3, 4, 5 क्वेश्चन है। पाई 1 है, अपरमेय संख्या। 103 सिंप्लीफिकेशन।
ऐसा बिल्कुल सेम सवाल देखना तुम 2019 वाली वीडियो में, बिल्कुल सेम सवाल आया, बिल्कुल सेम सवाल। तो ऐसे सवाल को मैंने बताया था वहां 111 मान लो, वैल्यू मान लो, लेकिन इसमें क्या करना है, a/3 b/4 और c/7। तो पूछा क्या है, a + b + c/c। तो मैंने बताया था कि जब मैं बेसिक से करूंगा तो इसे k मान लूंगा, बात खत्म, आंसर आ गया। a = 3k, b = 4k, c = 7k। a की वैल्यू 3k, 4k, 7k और c की वैल्यू 7k। 7 4 11 और 3 14, 14/7 2, आंसर 2। हाँ, आंसर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस बेसिक आपको मेथड लगाने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। 104 के गुणनफल में इकाईकांक देख लो, इकाईकांक रिमाइंडर थ्योरम, ये तो हर में पूछा ही गया है। नहीं, नंबर सिस्टम में से कोई सवाल आएगा, या तो रिमाइंडर थ्योरम होगा या यूनिट डिजिट होगा, दो ही होगा नंबर सिस्टम में से। 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई। एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई कर लो आप कि इसके इकाईकांक क्या होगा। देखो, इकाईकांक निकालने को इसकी सबकी गुणा नहीं करनी, इकाई की करनी है। 9 दूनी 18, 8 मिल गया, 8 6 48, 8 मिल गया, और 8 × 8 64। इकाईकांक आ गया 4, इकाईकांक आ गया 4, ऑप्शन नंबर 4। इधर से भी करते तो भी आ गया 8 6 48, 8 9 72, इकाईकांक 2 और 2 दूनी 4। सीधे सीधे इकाई में ही गुणा करनी है, वो अंक आ जाएगा आपको। तो 104 का आ गया 4, 104 का 4। ठीक, नंबर सिस्टम में से आना है क्वेश्चन पक्का, HCF LCM में से भी पक्का आना है। देखो आप 105, अगला ही क्वेश्चन HCF LCM का 105 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम वैसे पे ये है 12, लैसे पे 72, इन संख्याओं का योगफल। मैंने दो संख्या मानी A और B, अगर इनका HCF है 12, तो ये कितनी हो गई 12A 12B, और इनका जो सम है वो दे रखा है 60। तो A + B कितना आ गया मेरे को 5, A + B कितना आ गया 5, और इनका क्या दे रखा है, LCM दे रखा है, LCM दे रखा है मेरे को 72। अब देखो, एक जोड़े वाला सवाल आता है कि जोड़े कितने होंगे। तो देखो, A की वैल्यू यदि मैं 1 रखूं, B की कितनी आ जाएगी 4, A की वैल्यू 2 रखो, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, A की 4, B की 3, A की 2। अब मैं यहाँ A की रखूं 3 2, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही रिपीटिशन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ 12A 12B था, A की वैल्यू 1 रखी, तो संख्या मेरे पास आ गई 12 और 48, 12 और 48, और यहां आ गई 12 दूनी 24 और 12 3 36। मतलब दो जोड़े बन गए संख्याओं के, 12 और 48 और 24 और 36। अब मैं ये देखूंगा कि एलसीएम 72, 12 और 48 का एलसीएम 72 आ जाएगा, एलसीएम 72 नहीं आएगा, इसलिए ये कैंसिल। 24 और 12 का एलसीएम कितना आ जाता है 72, और इनका एचसीएफ कितना आएगा 12। तो ये पूछा क्या है, इनमें से एक संख्या कौन सी होगी, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। एक संख्या होगी 24, दूसरी होगी 36, एक होगी 24, दूसरी होगी 36। 24 105 का दूसरा, 105 का दूसरा, ठीक है, 105 का दूसरा, ठीक, 105 का दूसरा। अगला 105 का दूसरा 106 क्या कह रहा है, 106 कह रहा है 29 गुना 4 लिख दिया, तो उसने विद्यार्थी ने 27 गुना 4 उतार लिया, हल किया, तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, गलत।
उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को 0 कहकर 0 अंक देना चाहिए, गलत। 5 में से 2 अंक देने चाहिए, गलत। ऑप्शन नंबर 4, 106 का 4, 106 का 4। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ये थ्योरी एक बार आपने जो पढ़ी है ना थ्योरी, उसका रिवीजन कर जाना कि होता क्या है, ठीक है ना। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है। 106 का 4। जो कैलकुलेशन के आएंगे वो बहुत सिंपल आने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के जो आएंगे वो सिंपल आने वाले हैं। 107 एक बार ट्राई कर लो। 107 यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि। बेसिक सवाल है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके यूपी टेट में नहीं, हर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ सीएचएसएल हो, जीडी हो, कोई भी, रेलवे का या यूपी SSC का लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, कुछ भी हो, ये 2 टॉपिक तो बहुत अच्छे हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। एक बार ट्राई करो आप। ट्राई कर लिया? देखो जो कह रहा सवाल में वही लिख दो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसके विक्रय मूल्य के 3/2 एसपी है। एसपी इधर लिया आओ, सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया? 3/2। सीपी है 3 की चीज थी, 2 में बेची तो 1 की हानि हुई। हमेशा हानि या लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, तो 1 की हानि है 3 पे इंटू 100, 33 सही, 1/3% की हानि। ऑप्शन नंबर बी। बेसिक सा सवाल है, बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगला आ गया जी आपका 3D वाला, कमरे वाला आ गया अगला। 108 देखो क्या कह रहा है। कमरे की चारों दीवारों को कुल क्षेत्रफल लिखने हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H। ऊंचाई है 11, ऊंचाई आ गई 11, ठीक। और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। चलो ये निकालो पहले। 11 60, 2 से काटा और फिर 2 से काट दिया 30। L + B कितना है? 30 आ गया। अब वो कह रहा लंबाई, कोई कमरा होगा उसकी लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। या तो ऐसे कर लो, लंबाई है 2B, फिर यहां B, L की जगह B रखो। ये नहीं तो आपको पता होगा, अगर ये 10 होगी तो ये होगी 20, दोनों का समय 30। या ऐसे कर लो, L की जगह 2B रखी, 2B + B = 30, 3B = 30, B = 10। जब ये 10 है तो ये 12 है, वो 20 है। उसकी छत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 20 और 10, तो L × B, 20 धाम 200। बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं। 200 मीटर स्क्वायर, 108 का 1, 108 का 1। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल, ठीक। और विभाजन के नियम भी पढ़ जाना, क्योंकि अगला सवाल है विभाजन के नियम वाला। मैंने बताया था, मैंने 2 वीडियो में वैसे बता चुका हूं विभाजन के नियम का कौन कौन सा। 2 का, 4 का, 3 का विभाजन का नियम, 5 और आपका 6 और 8, 9 और 11, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा आ गया, इनके अनुप्रयोग पे आते हैं, एप्लीकेशन पे आते हैं इनके सवाल कि इनका अनुप्रयोग कैसे होगा, उस पर सवाल बनते हैं। जैसे 40604, ये 11 से विभाजित है, तो आपको यदि 11 के विभाजन का नियम पता है तो आप लगा दोगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। 11 के विभाजन का नियम कहता है कि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और उसके x मान लिया, उसके विषम स्थानों के अंकों का, या विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और उसके सम स्थानों के अंकों का योग, अगर उनका अंतर या तो 0 है या 11 से विभाजित है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। इधर से ले लो या इधर से ले लो, बात एक ही है। मैं इधर से लेता हूं तो 6 और 4 10 और 6 16। विषम स्थानों के अंकों का योग आ गया 16 और सम स्थानों के अंकों का योग आ गया x + 0, x + 0। अब इनका अंतर, या तो अंतर हो, या तो अंतर 0 हो,
या 11 से विभाज्य हो। तो x का अंतर यदि मैं निकालूंगा 16 में से, यदि x की वैल्यू देखो जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू जीरो होगी तभी तो अंतर जीरो होगा इनका सबका। तो x का तो 1 डिजिट का है, तो x की वैल्यू 16 नहीं हो सकती। x की वैल्यू ऐसी रखनी है जो 11 से विभाजित हो जाए। अगर x की वैल्यू मैंने 5 रखी, 16 में से 5 गए 11, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इनका अंतर आ गया 11। या तो 11 से विभाजित हो जाए इनका अंतर, या इनका अंतर मिल जाए मुझे 0, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो मैंने यहां रख दिया 5 x की वैल्यू, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। x की वैल्यू 5, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 11 के विभाजन का नियम एक बार अच्छे से करके जाना है। 110 फिर से थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। 110 फिर से थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। 110 क्या कह रहा है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभान व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास रामानुजम। ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास रामानुजम। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या दुगने का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से अधिक है, ये 4 गुने से, और छोटी संख्या के 3 गुने 71 है, वे संख्या क्या है? देखो इनके दो तरीके हैं। एक तो तुम संख्या मान लो x और y, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। और सबसे बेस्ट तरीका है जो मेथड नंबर 2 है, सीधा हिट एंड ट्रायल। ऑप्शन से आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। हिट एंड ट्रायल लगता कैसे है, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे 43 और 8, 43 और 8, इसमें मैं लगाऊंगा बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। 5 गुने से 3 अधिक कहां है इसका दुगना? पहला ऑप्शन गलत। अब आऊंगा मैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन है 11 और 9, तो बड़ी संख्या का दुगना, तो इसके 5 गुने, यही 9 पंजे 45 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 14 और 5। ऑप्शन नंबर 3 14 और 5 बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से, 5 गुने से 3 अधिक है। हो गया 3 अधिक, ये 28, ये 25, 3 अधिक है। एक कंडीशन तो इसने सेटिस्फाइड कर दी। अब आगे दूसरी कंडीशन, तथा बड़ी संख्या 3 अधिक है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, इसका 4 गुना होगा 56, 14 चौका 56, और छोटी संख्या के तिगुने 5 तिया 15, 15 का योग 71 है। 56 और 15 71। ऑप्शन नंबर ये 3 सेटिस्फाइड हो गया। सबसे बेस्ट तरीका है, आप x और y से भी ले सकते हो, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है और हो सकता है आप कहीं गलती कर दो x और y में। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप ये ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल लगा दो। ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 5 सेंटीमीटर एक घन के फलकों पर रंग लगाए। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैं एक आध बता दे रहा हूं कि आपको करना क्या होता है। ये कोई घन है, इसके सारी फलकों पर कुछ रंग रखा जाता है। पहले बेसिक समझ लो, जब करना है इसे। रंग दिया ये, अब रंगने के बाद ठीक है, अब इसे कोई एक वो होगा, इसे काटेंगे। अब एक कोई माप होगी, उसको काटना है, ठीक। और फिर 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। देखो एक घन होता है, इसे काटा जाता है। तो हमें बेसिक, मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, कंसेप्ट होता क्या है। कंसेप्ट होता है कुल बनने वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या
कुल बनने वाले घनों की संख्या, एक बड़ा घन है उसे छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो कुल बनने वाले घनों की संख्या होती है ए की क्यूब, जहां ए बराबर है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की। इसमें 4 कंडीशन बनती है। 4 कंडीशन कौन कौन सी बनती है? यहां से आप तो पूछ लेगा तीनों फलकों पर ऐसे कितने फलक होंगे जिनके तीनों फलकों पर कोई रंग होगा। जैसे ये मैंने यहां से काटा ना, ये 1 2 ऐसा मैं काटा, फिर ऐसे काटूंगा, ऐसे कटेगा ये, ठीक है ना, ऐसे काटा तो इसके कितने फलकों पर 3 कलर होंगे। तो एक जो कोने कोने वाले होंगे उनके फलकों पे क्या होंगे? तीनों फलक पे रंग होंगे। तो कोने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा से बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने वो देखा होगा जिसको एक खिलौना बोलते हैं और वो बिल्कुल सेम वही है। आपके दिमाग में वही इमेज आनी चाहिए, जो कि सारे कलर ला लेते हैं एक फलक पे, तो बिल्कुल वही इमेज आनी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि उसके 8 कोने होते हैं और जो कोने वाला होगा ना, जो कोने वाला छोटा घन होगा उसके 3 फलक पे कलर होंगे, तीनों फलक पे कलर होंगे। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये पूछ ले कि कितने ऐसे घन होंगे जिनके 3 फलकों पर रंग लगा होगा, तो आपको आंख मीच के 8 लिख देना है। ठीक, अब ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 फलकों पे कलर होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है 12n-2, जिसके एक फलक पे कलर होगा 6n-2 का होल स्क्वायर, और जिसके किसी भी फलक पर ऐसे कितने घन होंगे जिनके किसी भी फलक पर कोई कलर नहीं होगा, जो बिल्कुल बीचों बीच होगा, वो होंगे। तो नो कलर का एक फॉर्मूला है n-2 की क्यूब। बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है, एक बार दोबारा से समझ लो। ये 3 फलक वाले घनों की संख्या जिनके 3 फलक पर कलर होगा, 2 फलक पर जिनके कलर होगा, 1 फलक पर जिनके रंग लगा होगा, और ऐसे घनों की संख्या जिनके किसी भी फलक पर कोई भी कलर नहीं लगा होगा। अब देखते हैं सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर एक घन है और उसको 1 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू आ गई 5/1 5, ए की वैल्यू आ गई 5, और कुल घनों की संख्या यदि मैं देखूं, कुल घनों की संख्या आ जाएगी 5 की क्यूब बराबर 125 घनों में काटा जाएगा। वो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला जो बड़ा वाला क्यूब है वो 125 छोटे छोटे क्यूब में काटा जाएगा। अब 3 कलर वालों की जो जिनके फलक पर 3 कलर होंगे वो हो गए 8। 12 जिनके फलक 2 फलकों पर कलर होंगे वो हो गए 12। एन की वैल्यू मैं अभी निकाल कर लाया हूं, एन की वैल्यू आ गई 5। ठीक, एन की वैल्यू होगी 5, 5 में से 2 गए 3, 12 किया 36, 12 किया 36, 6 n-2, एन कितना 6, और एन की वैल्यू आ गई 5, 5 में से 2 गए 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 9 छक्का 54, और 9 कलर वाले 5 - 2 का होल क्यूब, ये आ गई 27। ये क्या आ गई 27। ठीक, अब देखो इनका सम कर लो, कितना आएगा 36 और 54 आएगा वही 125। आप सम कर लेना, 8 36 54 27 सबका आएगा कितना 125। 125। अब ये देख लो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, केवल एक फलक पर होगा, वो होगा 54। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऐसा सवाल आ सकता है। अगर ऐसा आ गया तो ये होगा, नहीं तो ज्यादातर वो पूछता है विपरीत फलकों पर कौन सा कलर होगा, जिसमें क्लॉकवाइज घुमा देते हैं।
उसकी ज्यादा चांस रहते हैं कि ये वो ज्यादा पूछा जाए। ठीक है ना। अगला, अवरोही क्रम में लिखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए गए तो प्रवृत्ति में देखो, पहले आपको पता होना चाहिए, 2-3 चीज क्लियर कर लो पहले। जब आप बताना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं उसमें आपको बताना क्या क्या होगा। मैंने लिखा 3 4 4 8 3 5 6 8 18। इसमें 4 चीज मैं बताने वाला हूं। एक तो माध्य, मीन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड और परिसर, रेंज। ये स्टैटिक सांख्यिकी के सवाल है। ये भी पूछ सकता है कि मीन बता दो, इसकी माध्यिका बता दो, बहुलक बता दो या परिसर बता दो, कुछ भी बता दो। तो सबसे पहले यदि माध्य निकालना, माध्य होता है मीन मतलब एवरेज। तो यदि मैं माध्य निकालूंगा, इनका माध्य निकलेगा, सबका सम कर दो और जितने ये संख्या लिख रही है उतना के भाग लगा दो। देखो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 8 19, 3 22, 5 22 5 27, 6 33, 8 41 और 1 42 और 8 50। और संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के बाद कॉमा, माध्य आ गया मेरा 5। माध्य आ गया 5। अगर माध्यिका की बात करूं अगर मैं माध्यिका की बात करता हूं, माध्यिका निकलेगी या तो इन्हें आरोही क्रम में लगा दो या इन्हें अवरोही क्रम में लगा दो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। अब मैं लगाऊंगा अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा 8 8 8, फिर 6 5 4 4 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैंने माध्यिका निकालनी है, पहले तो आरोही में लगा दो या अवरोही में। मैंने अवरोही में लगा दिया। गिन लो कितने हैं, 10 है। n की वैल्यू 10 है तो n/2, n/2 मतलब 10/2। 10/2 मतलब 5वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद और प्लस छठा पद, 5 और 4 9 और बटे 2, 9/2 आ गया। इनका आ गया 4.5। माध्य के आगे तुम्हारी 4.5। अगर 11 होते ना तो n/2, n + 1/2 निकाल देते, 11 होते तो। ठीक। अब बहुलक होता है कि कौन सा पद सबसे ज्यादा बार आया, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। आपको दिख रही होगी 8 सबसे ज्यादा बार आई है, तो बहुलक हो गया इनका, बहुलक हो गया 8। और परिसर, अभी सवाल आया था रेंज वाला। परिसर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कितना 8 और मिनिमम कितना 1, परिसर हो गई 7। ये 4 चीज आप एक बार और समझ लेना। ये होता है माध्य, मीन, मीडियन, मोड, रेंज। अब देखो क्या पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे सवाल पे पहुंचते हैं। ये तो आपसे पूछ सकता है, मैंने इसलिए बताया। अब सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि यदि मैं अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों को दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए गए। अवरोही में लगा दिया मैंने, अब 2 हटा दो, एक तो 8 हटा दो, एक हटा दो, 2 आंकड़े हटा दिए गए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित होते हैं? अब किसका मान बदल जाएगा, वो ही तुम्हारा आंसर होगा। सबसे पहले मैं निकालूंगा माध्य। माध्य भी मैंने बताया सबको ऐड करो और अपॉन जितने वो नंबर है। तो 8 और 1 9 कम हो रहे हैं, यहां 50 थे, 41 और बटे 8, 8 पंजे 40, 1 0, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 5.125। यहां कितना निकला था माध्य 5, यहां माध्य मेरा निकला
5.125 मतलब माध्य चेंज होगा, माध्य चेंज होगा, माध्य चेंज हो रहा है। दूसरा माध्यिका, माध्यिका मैंने बोला था, माध्यिका बोला था कि कितने नंबर है 8, तो n/2, n/2 8/2 चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद और +1/2 इन दोनों का सम करो, 5 और 4 9, 9/2 माध्यिका निकली है, 5 और 4 9/2 4.5 आ गई तुम्हारी माध्यिका। यानी जो पहले थी माध्यिका वही तुम्हारी माध्यिका अब है, पहले भी 4.5 थी, अब भी 4.5 थी। अगर मैं बहुलक की बात करूं, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, मैंने यहां से 8 हटा दिया, यहां से 1 हटा दिया, जो सबसे ज्यादा बार आया है 8 कितनी बार आया है 2 बार, 4 कितनी बार आया है 2 बार और 3 कितनी बार आया है 2 बार। इसके 3 बहुलक हो गए, 8, 4 और 3। बहुलक भी चेंज हो गया, माध्य चेंज हो गया, बहुलक चेंज हो गया। अब मैं देख लेता हूं रेंज, पहले रेंज कितनी थी परिसर, वैसे सवाल में है नहीं परिसर ऑप्शन में, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, मैक्सिमम 8, मिनिमम 3, रेंज भी चेंज हो जाती है। मतलब माध्य चेंज होगा, बहुलक चेंज होगा, परिसर भी चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माध्यिका मीडियन चेंज नहीं होगी। तो इसमें कौन से पर प्रभाव पड़ेंगे, इसमें पड़ेंगे माध्य और बहुलक में, माध्य और बहुलक में माध्यिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माध्य और बहुलक ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। बड़ा अच्छा सवाल है, ये आपको निकालने आने चाहिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। स्टैटिक सांख्यिकी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आ गया। अगला 114 किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यदि यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो ऐसी संख्या छोटी से छोटी संख्या क्या है। आप एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बता दूंगा। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बेस्ट मेथड है आप ऑप्शन से हिट करो। ऑप्शन से कैसे हिट करो, मैंने लिख दिया 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 3 3, 4 4 4, 4 4 और 4 4 4 4। अब वो कह रहा है या तो प्रत्येक अंक 3 है या प्रत्येक अंक 4 है, प्रत्येक अंक 3 है या तो प्रत्येक अंक 4 है, और 3 और 4 दोनों से विभाजित है, 3 और 4 दोनों से विभाजित है। अगर 3 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 4 से विभाजन का नियम कहता है इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इकाई दहाई से 33 बननी है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लिया मैंने 4 4 4, ये 4 से विभाजित है 44, और 3 का नियम कहता है विभाजन का कि सभी के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 4 4, ये आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया सही। अब और चेक कर लो, 4 4 44 3 से विभाजित है, बिल्कुल नहीं है। 4 4 4 4 इनका सम करोगे 16, तो ये बिल्कुल नहीं है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नहीं तो फिर आपको इनका लैसे निकालना पड़ता है, 3 और 4 का लैसे निकालो 12, और फिर आपको वो छोटी सी छोटी संख्या बनानी पड़ती जो आपकी 3 और 4 से विभाजित है, और उसका प्रत्येक अंक कौन सा है, या तो 3 3 है या 4 4 है। तो उतना नहीं करना, सीधा ऑप्शन से आ जाना है, वो बेस्ट मेथड है। 115 देखो ये पॉलीगन का फिर आ गया, बिल्कुल सेम सवाल 2018 कल वाले उसमें था पेपर में, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप कर दोगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि यहाँ 4 रख लेना, वर्ग के अंतःकोणों का योग कितना होता है 4 - 2 2,
180 दूनी 360, या त्रिभुज के निकाले हैं मुझे, तो 3 माइनस 2 1, 180 एकम 180। तो ये पंचभुज के पूछा, 5 माइनस 2 गुणा 180, 180 किया होगी 540। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, 115 का 4। आपके बचे हैं केवल और केवल 5 सवाल। आपके बचे हैं केवल और केवल, पॉलीगन में से एक आएगा, पक्का आएगा, या तो अंतःकोण, बाह्यकोण, या विकर्णों की संख्या। ठीक है। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धसा है। जब धसे हुए भाग को 1/3 बाहर निकाला जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में। खंबे की पूरी लंबाई, देखो 4/7 भाग कीचड़ में है, 4/7 है, मुझे 7 दिख गया तो मैंने मान लिया 7। पूरे खंबे की लंबाई मैंने 7 मान ली। अगर 4/7, वो कह रहा 4/7 भाग कीचड़ में है, यानी पूरा 7 है और 4 उसमें से कीचड़ में, तो बाहर कितना है? बाहर 3 है, बाहर 3 है। जब धसे हुए 1/3 भाग, अब इसका भी 1/3 भाग बाहर और निकाला तो 8 मीटर भाग अब भी कीचड़ में है, तो अभी 1/3 निकाला, यानी 4 का 1/3 करना, 4/3, 4/3 भाग अब भी मतलब बाहर निकाला, तो जो शेष है वो कीचड़ में रहेगा। 4 में से 4/3 घटा दो, 4 माइनस 4/3, 8/3 भाग अब भी अंदर है और इसकी लंबाई है 8 मीटर। बात खत्म हो गई। 8/3 की वैल्यू है 8, 1 की वैल्यू 3, खंबे की पूरी लंबाई, पूरा खंबा कितने का माना था हमने? 7 का, 7 दिया 21, 116 का 1। हमेशा ऐसा आ जाए ना सवाल, तो बटे में जितना दे रखा हो ना उतना मान लेना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी? इजी हो जाएगी। 117 117। देखो वीडियो पसंद आ रही हो तो दिल से लाइक करके जाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको 3 पेपर लगवा चुका हूं मैं, ठीक है। ये आज तीसरा पेपर लगा रहे हो आप, 2 और लगा लेना, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पे ही सारा डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर का ही पैटर्न फॉलो होता है। ऐसे कि मैं अभी सवाल बता दूंगा कि बिल्कुल सेम डिजिट आई है, बिल्कुल सेम सवाल आया है, और वो सवाल है 119 119 सवाल कल भी था बिल्कुल सेम, और आज भी है बिल्कुल सेम सवाल उठा के रख देते हैं। 1-2 सवाल तो ऐसा होगा बिल्कुल सेम मिलेगा तुमको, भाई जाके वीडियो देख लो, बिल्कुल सेम है। 117 a + b 12, b + c 15, c + a 20, तो a का पूछा। देखो ऐसा सवाल आ जाए, काम समय का सवाल है इनका, यदि ले लिया 60, ये आ जाता है टोटल काम। इनकी इफिशियंसी 12 × 5 60, 15 × 4 60, 20 × 60। अब देखो यहां जोड़ा 2a + b + c, सबको जोड़ दूंगा, 5 4 9 3 12, तो a + b + c की एक दिन की इफिशियंसी आ गई 6। a का पूछा है, b + c एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। जब ये 4 काम कर रहे हैं तो बाकी का 2 काम कौन कर रहा होगा? a। टोटल काम है 60, कितने दिन लगा देगा अकेला a? 60/2, 30 दिन लगा देगा, 30 डेज। ऑप्शन नंबर 3। आपके 3 सवाल बचे। 118 118। देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको। ये कह रहा है ABC FED, ये इनके मिड पॉइंट है, तो कौन सा सेट है? देखो एक ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये मिड पॉइंट है तो जो ये लाइन है FE मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, यदि ये मिड पॉइंट है तो FE पैरेलल होगी BC के। ऐसे ही जब ये मिड पॉइंट है ED पैरेलल होगी किसके? AB के। और ऐसे ये होगी DF पैरेलल होगी AC के। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है।
अब जब ये पैरेलल होंगे, आपका एक कल सवाल आया था 2018 के में, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, जेड एंगल्स भी कहते हैं। अगर मैंने ये थीटा माना, एकांतर कोण ये वाला होगा, इस ट्राइंगल में ले रहा हूं मैं, एफ ई डी में और डी ई सी में। अगर ये थीटा है तो जेड एंगल कौन सा होगा इसका, ये थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा। अगर ये मैं मान रहा हूं एल्फा, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा, देखो इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये वाला, ये अल्फा। डीई दोनों में कॉमन है ट्राइंगल में, डी एफ ई में भी कॉमन है और डी ई सी में भी कॉमन है डी। अगर दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा बराबर हो, तो आपने वो पढ़ी होगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो यदि दो कोण, टू एंगल और वन साइड बराबर है, तो दोनों ये कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं त्रिभुज। जब ये सर्वांग सम होंगे तो इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा, इनका एरिया बराबर होगा। ऐसे ही मैं इसमें लगाऊंगा बी एफ डी में और डी एफ ई में, ऐसे ही इसका एरिया बराबर कर दूंगा। ऐसे इस दोनों में लगाऊंगा तो ये सारे एरिया क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल के बराबर हो जाएंगे। सपोज करो इसका एरिया 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, टोटल एबीसी का एरिया कितना आ गया, एबीसी का एरिया आ गया 4। और ये पूछा होगा एफ ई डी का, एफ ई डी ई एफ का, डी ई एफ का कितना हो जाएगा 1। तो ये किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। ऑप्शन नंबर 4 ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, उसमें से क्वेश्चन है ये। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमको प्रूव करने पड़ते हैं। ये पैरेललोग्राम से भी निकल जाता है। पैरेललोग्राम से ऐसे निकलेगा जैसे ये इसके बराबर है, ये पैरेलल है इसके, ये इसके क्या बन जाएंगे, डायगोनल बन जाएंगे। जब डायगोनल बन जाएंगे तो पैरेललोग्राम की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है उसको। तो ये बराबर इसके। ऐसे ही जब मैं ये पैरेललोग्राम बनाऊंगा एफ ई डी सी डी को, तो ऐसे ये बराबर इसके, और ऐसे ही ए एफ ये वाला पैरेललोग्राम बनाऊंगा मैं। जब ये वाला पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ये एरिया बराबर इसके। एक क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है, ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं। ये इसमें ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी लग जाएगी और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। 119वां सेम सवाल है, आप वीडियो जाके देख लो, बिल्कुल सेम सवाल है, उसने डिजिट भी चेंज नहीं करनी है, सेम सवाल है और मैं सेम आंसर लिख दे रहा हूं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, a माइनस बी 5, गुणनफल ए बी 36। मैंने बताया था व्युत्क्रमों का अंतर 1 माइनस ए अपॉन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो बी माइनस ए अपॉन ए बी, उनका अंतर कर देना और बटे कर देना उनका गुणनफल। ऑप्शन नंबर 1 सेम सवाल है बिल्कुल। और आज की क्लास का आपका लास्ट सवाल, सवाल नंबर 120, 120। एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं बता देता हूं। आप ट्राई कर लो 120 को एक बार, बड़ा प्यारा सवाल है। 120 को एक बार ट्राई कर लो आप। 120 देखो, 2 अंक की संख्या, अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर, ठीक है, 9 जोड़ने पर अंकों के स्थान। एक तो ये तरीका है जो बेसिक तरीका है, जो 9th और 10th की किताब में, कि मैंने इकाई का अंक मान लिया x, दहाई का मान लिया y, संख्या मेरे पास आ गई tan y प्लस x। एक तो ये तरीका है। और इनका क्या कह रहा है, इनके दो संख्याओं के अंकों का गुणनफल x इंटू वाई बराबर दे रखा है 6। और यदि मैं अंक में 9 जोड़ दूं, यदि मैं इसमें 9 जोड़ा, tan y प्लस x में अगर मैंने 9 जोड़ा तो इनके स्थान बदल जाते हैं, मतलब इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, वो ठीक है। तो ये बन जाएगी tan x प्लस वाई। इधर ले आओ, कि आ रहा कुछ, देखो tan x उधर x ले जाओ तो 9x, इधर y ले आ 9y,
प्लस 9 बराबर 9x। यहां से एक इक्वेशन एक्स वाई में बनेगी। x की जगह 6/y रख दोगे तब x की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू आएगी। यहां से 9 कॉमन लेकर काटूंगा, y + 1 बराबर x। y की वैल्यू कितनी रखूंगा, 6/x रख दो। y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 6/x। 6/x + 1 बराबर x। फिर x का मैंने वो लिया यहां 6 + x बराबर x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गई। तो 3 दूनी 6, फैक्टर आपने पढ़े होंगे। यहां तो सम आना चाहिए और यहां आना चाहिए गुणनफल। x कॉमन ले लो, x - 3 प्लस के 2 ले लो, x - 3 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई 3 और -2 3 होगी। अगर 3x की है तो y की होगी 2। अगर 3x की है तो y की होगी 2। और संख्या कितनी आ गई, यहां ये रही संख्या 10x + y। तो 2 यहां रखा, 10 दूनी 20 और 3 23। एक तो तरीका ये था जो 9th 10th की किताबों में है कि हाँ जी मैं x का कुछ मान लूं, y का मान लूं, लेकिन ये सब करने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। बहुत टाइम लेगा और आप गलत कहीं मिस्टेक कर दोगे। बिल्कुल ऐसा मत करना, सोचना भी मत ऐसे करने की। 1 सेकंड में अब आपका आंसर आने वाला है। ऑप्शन हिट एंड ट्रायल। देखो हिट एंड ट्रायल कैसे लगता है। ये सवाल ऐसे 2 अंकों के 3 अंकों की संख्या, वो सारे के सारे A to Z हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं। ये तो वो थी कि 9th और 10th में बोर्ड्स है हमारे, और बोर्ड्स में हमें नंबर लेने हैं, तो आपको पूरा मेथड करना है, उसे बताना है एग्जामिनर को कि हाँ जी हमको आता है। तो आपको एग्जामिनर को नहीं बताता, हमको आता है। आपको तो बस अपना एक क्वेश्चन सही करना है। तो ये मेथड मत अपना लेना। ये देखो पहला मैंने ऑप्शन बताया 16। पहली लाइन पढ़ी मैंने। पहली लाइन कह रहा है ये कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 6 है। सही है, बहुत बढ़िया। 6 कम 6 सही है। देखो यहां से यही गलत हो गया, 5 थी या 15 यही गलत हो गया, 4 थी या 12। एक लाइन से 2 ऑप्शन गलत हो गए। एक लाइन पढ़ी मैंने और 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। 2 ऑप्शन बचे मेरे 16 और 23। दूसरी लाइन, उस संख्या में 9 जोड़ने पर 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। 25 और अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ये बदल गए? बिल्कुल नहीं बदले। 23 और 9 32। अब क्या बदल गए? ऑप्शन नंबर 4। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए नंबर का, हमेशा सबसे बेस्ट अप्रोच होगी, जो आपकी अप्रोच होगी वो होगी ऑप्शन से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में जो एग्जाम देने वाले हैं 28 नवंबर को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।